हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम पार्ट 6 देखने वाले हैं और यहाँ पे इसमें हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियडिक लॉ और मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और इसके पहले आपने डीमेरिट्स देखा था मेंडलिस के पीरियडिक टेबल का, तो वो आप याद रखिए। पीछे के सभी वीडियोस आप कनेक्टेड रहिए, तब आपको आगे के सारे वीडियो समझ में आते रहेंगे। तो चलिए, मॉडर्न पीरियडिक लॉ यानी आज का जो लॉ चल रहा है एलिमेंट्स को लेके मेंडलीव के पीरियडिक लॉ के बाद में, तो वो आज क्या है वो आपको देखना है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक लॉ। फिर से आपको बता रहा हूँ कि मेंडलीव ने जो लॉ बताया था वो तो चल ही रहा था, लेकिन कुछ डिस्कवरी के बाद उसके लॉ में यानी उनके थियोरी में चेंजेस आया और आज जो नया चल रहा है उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक लॉ। तो वो क्या है वो देखते हैं। जैसे देखिए कि द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एटम व्हेन मेंडलीव पुट फोर्थ द पीरियडिक टेबल। तो जब मेंडलीव ने टेबल दुनिया को दिया था, तब तक साइंटिफिक वर्ल्ड मतलब साइंटिस्ट को, ऐसा समझिए, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के इंटीरियर के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे अगर एक एटम ले लेते हैं, ये क्लोरीन का एटम है, तो ये पूरा एटम है, सब मिला के एटम बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। और सेंटर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और भी चीज़ें होते हैं जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको एटम बोलते हैं। तो एटम के इंटीरियर में मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या था, ये सब चीज़ नहीं पता था। कब? जब मेंडलीव ने दुनिया को टेबल दिया था। तो धीरे धीरे तो आपको पता है कि साइंस एक प्रोग्रेसिव है, वो प्रोग्रेस करता रहता है। तो देखिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। इलेक्ट्रॉन का जो आप देख रहे हो, इसकी डिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम एंड द एटॉमिक नंबर। तो देखिए क्या क्या डिस्कवरी हुआ। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, फिर सेंटर में न्यूक्लियस जो आप देख रहे हो उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, जिसको आप प्रोटॉन्स के नंबर समझिए, 1 2 3 4 ऐसे प्रोटॉन्स के अलग अलग नंबर होते हैं। तो वो प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये याद रखिए। तो ये एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके अंदर इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये भी डिस्कवरी हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, फिर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स के नंबर्स होते हैं उसकी भी डिस्कवरी हो गई। तो प्रोटॉन का जो नंबर है उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जितना प्रोटॉन रहेगा उतना उस एटम को बोला जाता है, उसका उतना एटॉमिक नंबर है। और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, ये आप देख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं और प्रोटॉन का जो नंबर है या एटॉमिक नंबर जो है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, ये साइंटिस्ट ने ढूंढना चालू किया। तो देखिए, ये लिखा है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया या एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, तो साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन, ढूंढना, बढ़ना, आगे रिसर्च करना, ऐसा समझिए। द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के जितने नंबर हैं ऑफ एन एटम एंड द एटॉमिक नंबर, और ये जो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स के जो नंबर हैं, तो प्रोटॉन्स के नंबर में और इलेक्ट्रॉन के नंबर में कुछ रिलेशन है या नहीं है, इसको लोग ने एक्सप्लोर करना चालू किया, उसको स्टडी करना चालू किया। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, द एटॉमिक नंबर इन द मेंडलीव पीरियड टेबल। फिर एटॉमिक नंबर के बारे में सपोज पता चल गया था कि हर एक एटम जो होता है उसके सेंटर में प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं। तो उस पर बस इतना समझा गया था कि हाँ, प्रोटॉन, इस एटम में इतना प्रोटॉन है, इस एटम में इतना प्रोटॉन है, उस एटम में इतना प्रोटॉन है। तो उस प्रोटॉन के नंबर को, जिसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो द एटॉमिक नंबर इन मेंडलीव पीरियडिक टेबल ओनली इंडिकेटेड द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो जब देखिए, जब तक फाइनल डिस्कवरी नहीं हुआ तब तक मेंडलीव के पीरियडिक टेबल को ही माना जाता था। तो एटॉमिक नंबर डिस्कवर होने के बाद, एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, उसके बारे में भी और कुछ स्टडीज नहीं हुआ है, जो भी आप देखोगे थोड़ी देर के बाद। तो एटॉमिक नंबर जब वो मिला लोगों को, तो अभी तक उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को एक सीरियल नंबर बना दिया था कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से। लेकिन फिर भी ये ध्यान नहीं दिया कि एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन, ये कुछ आपको कुछ नया चीज़ बताने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या पढ़ा कि साइंटिस्ट को अभी तक एटम के इंटीरियर में क्या है उसके बारे में उनको नहीं पता था जब मेंडलीव ने अपने टेबल को बताया था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, फिर एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर में और एटॉमिक नंबर में कुछ रिलेशन है, ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया एक्सप्लोरिंग करना, उसको स्टडी करना। और जब एटॉमिक नंबर पता भी चल गया था, तो एटॉमिक नंबर को सिर्फ और सिर्फ एक सीरियल नंबर समझा जाता था मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में। फिर आगे देखिए कि इन 1913 एडी, तो 1913 एडी में द इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी मॉसली डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने कुछ कर दिखाया एक्सपेरिमेंट
विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग एक्सरे ट्यूब। अब ये किस तरह एक्सपेरिमेंट हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना समझिए कि एक्सरे ट्यूब से की मदद से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। क्या दिखाया? दैट द एटॉमिक नंबर, मतलब आप समझ रहे हो कि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो दैट द एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक नंबर जो है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो एक पॉजिटिव चार्ज बनाए रखता है। ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लोगों को बताया। देखिए अभी तक फिर से समझिए, अभी तक प्रोटॉन के नंबर समझा जाते थे जिसको एटॉमिक नंबर बोला जाता था, लेकिन हेनरी मॉसले ने क्या किया, बताया कि वो जो प्रोटॉन होते हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज बना के रखते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि that the atomic number of an element corresponds to the positive charge on the nucleus। वो न्यूक्लियस पे एक पॉजिटिव चार्ज बना के रखता है। कौन? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो यहाँ पे और करके दिया कि और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चाहे आप एटॉमिक नंबर बोलिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलिए, इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बना के रखता है ऑफ द एटम, उस एटम का, ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के, उस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बना के रखते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हेनरी मॉसले ने बताया कि जो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, वो न्यूक्लियस के ऊपर क्या करता है, एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है। अभी तक पॉजिटिव चार्ज के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज उनको समझ में आया कि ये पॉजिटिव चार्ज बना के रखता है। फिर और भी डिस्कवरी ये एक समझिए आप कि इलेक्ट्रॉन जो है उनके चार्जेस नेगेटिव होते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होते हैं ना स्टूडेंट्स, उतने ही चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं सेंटर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्लोरीन का आइटम आप देख रहे हो तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सब मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिसिंग है, तो 287 हो रहे हैं, 287, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। ये आप अभी देखने वाले थोड़ी देर के बाद। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी है, तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 माइनस चार्ज रखते हैं अपने साथ में, और उसी तरह 17 प्रोटॉन जो है वो 17 पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो 17 पॉजिटिव चार्ज 17 नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाता है। ना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखेगा, ना ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज बाहर है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्कवरी हेनरी मॉसले ने किया वो बहुत बड़ा डिस्कवरी हो गया, और इसीलिए एक रिवील्ड हो गया, एक कोई राज की बात जैसे लोगों को पता चल गई। तो दिस रिवील दैट एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तब से ये समझा जाने लगा कि एटॉमिक मास जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एटॉमिक नंबर है। तो दिस रिवील दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो अभी तक मेंडेलीव ने, डोबेराइनर ने, न्यूलैंड ने, सब लोगों ने जो वो किया था, मेन बना के रखा था एटॉमिक मास को, वो कैंसिल हो गया और एटॉमिक नंबर पे फोकस होने लगा। और इसी वजह से कि अकॉर्डिंगली और इसी सब वजह से कि द स्टेटमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक लॉ वाज स्टेटेड एज फॉलोज। तो जो स्टेटमेंट अभी तक हम पढ़ रहे थे वो अब चेंज हो गया, और वो ये हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज है आर पीरियडिक फंक्शन। वो एक पीरियडिक फंक्शन है, हर एक पीरियड में सेम जैसा बिहेव करते हैं। तो वो अब किसके वजह से करते हैं? अभी तक मेंडेलीव की जब बात हो रही थी तो ये स्टेटमेंट ऐसा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस था, लेकिन अब वो चेंज हो गया एटॉमिक नंबर के ऊपर। यानी अब मेन लोगों ने फोकस किया कि नंबर, और ये एक्चुअल है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। एटॉमिक नंबर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एलिमेंट को बराबर क्लासीफाई कर सकता था। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो देखिए इसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल, या उसका दूसरा एक नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। तो ये जब होने के बाद फिर अब टेबल को चेंज किया गया, मेंडेलीव के टेबल को सुधारा गया और एक नया टेबल बनाया गया जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, या उसका एक दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो अब ये टेबल के बारे में आपको समझना है। इस टेबल को बनाने के पीछे मेन रीज़न क्या था, मतलब मेन रीज़न मतलब ये टेबल क्यों चेंज हो गया, किसके वजह से चेंज हो गया, तो वो था एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आज जो एलिमेंट को क्लासीफाई किया जा रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मतलब मॉडर्न पीरियडिक टेबल वो है जो क्लासिफिकेशन जो आप रिजल्टिंग देख रहे हो, जो आज जो क्लासिफिकेशन देख रहे हो, वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के वजह से है। मतलब ऐसा समझिए कि मॉडर्न पीरियड टेबल में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो किसके ऊपर बेस है, वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए मेंडेलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा था पर एटॉमिक मास का रखा था, लेकिन आज जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है
और वो है वो क्लासीफाई किया गया किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मतलब आज के टेबल में आप अगर एलिमेंट्स को लाइन से अगर देख रहे हो तो उनमें फ़र्क अगर आप पहचानने की कोशिश करोगे तो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स। सबसे कम एटॉमिक नंबर वाले को सबसे पहले रखा गया है, उसके बाद वाले को उसके बाजू में रखा गया, इस तरीके से अरेंज किया गया है। और फिर वही बात वापस बताया जा रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। अब एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बता भी सकते हो अच्छे से, मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो आज के टेबल में आप बहुत अच्छी तरह कोई किसी भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को बता सकते हो, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि आज का जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस है और वही ट्रूथ था, वही सच्चाई थी। द मॉडर्न पीरियड टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। तो मॉडर्न पीरियड टेबल को एक और नाम से पहचाना जाता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। तो यहाँ पे हमने देखा कि आज का जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है, उसके वजह से मतलब आज के एलिमेंट्स को उस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। और यहाँ पे हमने देखा कि आज हम एटॉमिक नंबर की वजह से एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट, एक करेक्ट, एकदम क्लोजली आप उसको बता सकते हो। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक नाम और है जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर एटॉमिक नंबर। वही चीज़ आप फिर से सुन रहे हो कि एटॉमिक नंबर की वजह से ही मतलब एटॉमिक नंबर के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। और हमको बोला कि सी टेबल 2.7, अगर 2.7 आप देखते हो तो ये है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, पहले पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, फिर लिथियम, बेरिलियम 3, 4, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके एटॉमिक नंबर के हिसाब से सबको अरेंज किया गया है। जिसका एटॉमिक नंबर हायर है वो सबसे आगे आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे बताया है कि आज के टेबल को एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया, तो ये राइट है। फिर देखिए एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अपीयर्स टू बी रिमूव्ड। तो मेंडलीव में के डीमेरिट्स में आपने देखा था कि मेंडलीव ने आइसोटोप्स के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, कोबाल्ट और निकल के प्लेस को लेके उसने नहीं बताया। तो ये बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जो नुकसान या जो आपको रॉन्ग चीज़ दिखाई दे रहा था वो आज के टेबल में काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है, ऑलमोस्ट सब हो गया है। सिर्फ एक चीज़ नहीं हुआ, देखिए कि हावेवर द एम्बिग्विटी अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब जो हमने देखा था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल के जैसा भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था और हाइड्रोजन जो हेलोजन के जैसा भी शो कर रहा था। तो हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, ग्रुप 1 में अल्कली मेटल के साथ रखा जाए या ग्रुप 7 में हेलोजन के साथ रखा जाए। तो वो जो कन्फ्यूजन था वो मेंडलीव के टेबल में तो था ही, लेकिन यहाँ पे भी है वो, और वो रिमूव भी नहीं हुआ। स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक सेपरेट जगह दिया गया है, वो ना ग्रुप 1 में उसको बोला जाता है ना ग्रुप 7 में बोला जाता है। तो ये एम्बिग्विटी अभी भी है, इसका मतलब है। लेकिन बाकी सारे जो आइसोटोप्स को लेके जो प्रॉब्लम चल रहे थे, फिर उसके बाद कोबाल्ट और निकल के पोजीशन को लेके चल रहे थे, और ऐसे बहुत सारे मेंडलीव के टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा थे लेकिन उनको पहले रखे गए थे। तो वो सारी चीज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ख़त्म हो गए। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि 2 लाइन में कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो मेंडलीव्स के जो नुकसान थे टेबल के अंदर, जो रॉन्ग अजम्पशंस थे, वो सारे चीज़ों को आज रिमूव कर दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लेकिन हाँ कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है अभी भी वो एम्बिग्विटी है, और अभी भी यहाँ तक समझिए कि हाइड्रोजन को एक नया जगह ही मिल गया है। वो भले ग्रुप 1 के जगह पर दिखता है पर उसको अलग से समझा जाता है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा, ऐसा बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, एक मिनट, हाँ एक बार फिर से, कि वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसे देखिए ये क्लोरीन का एटम देखिए, तो अगर इसके पास 17 एलिमेंट्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 है, ऑक्टेट, जिसको डुप्लेट बोलते हैं, 2 और ऑक्टेट है। तो 2 + 8 10 हो गया, तो 17 के लिए 7 बच रहा है। तो थर्ड ऑर्बिट पे कितना जाएगा, 7 जाएगा। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने को, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है तो आप इस तरीके से देखकर आप हर एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हो कि कितने ऑर्बिट में यहाँ पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आप समझ सकते हो। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से ही आपको पता चल रहा है। और आज का जो टेबल है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर, मतलब देखिए एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन था, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है। ऐसा समझ रहे हैं आप कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो चाहे एटॉमिक नंबर, अभी तक तो एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के नंबर को बोला जाता था, लेकिन अब आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है आप उसको भी एटॉमिक नंबर बोल सकते हो। तो एक बार और देखते हैं कि वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, कोई भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल, ये जो शेल्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे आपको पता चलता था, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 17 है तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपको पता चलता था in it, and the total number of electrons in an atom is same as the atomic number। अब एटॉमिक नंबर आपको मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन उतने प्रोटॉन्स जितने पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रखता है उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके आजू बाजू घूमता रहता है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका नेगेटिव चार्ज है वो नंबर और एटॉमिक नंबर अब सेम ही है। तो द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो एटॉमिक नंबर जो है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर अगर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287 होगा। तो ये दोनों चीज़ अब आप क्या कर सकते हो, क्लियरली देख सकते हो मॉडर्न पीरियड टेबल में, क्योंकि आपको हर एलिमेंट के ऊपर उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसके बेस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका ये आप बता सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा कि हमने कुछ मतलब हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह हम लिखते थे, वो डिपेंड करता था एटॉमिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। और जब सेम होता है तो आप एटॉमिक नंबर आप इलेक्ट्रॉन के नंबर को भी बोल सकते हो, और अगर हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नंबर अगर आपको पता है या एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बता सकते हो, जिससे आप उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बता सकते हो। चलिए अब इसके बाद लास्ट पार्ट पे चलते हैं इस वीडियो में, और वो है यूज़ योर ब्रेन की पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल। तो यहाँ पे आपको समझ रहा है, जैसे देखिए कि पहला क्या लिखा कि हाउ इज़ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट 59 CO एंड निकल 59 Ni इन मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल रिजॉल्व इन मॉडर्न पीरियड टेबल। तो देखिए कोबाल्ट का जो होल नंबर एटॉमिक नंबर हम देख रहे थे कि 59 कोबाल्ट का भी था एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास जो मेंडलीव ने रखा था। तो कोबाल्ट का भी होल नंबर जो एटॉमिक मास का था वो 59 था। तो वो किस तरह सॉल्व हुआ, एक बार वापस बताता हूँ कि हाउ इज़ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट 59 एटॉमिक मास, और निकल का भी एटॉमिक मास 59 था होल नंबर में, मतलब राउंड ऑफ करके, तो इन द मेंडलीव्स पीरियड टेबल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो मेंडलीव ने दोनों को एक ही जगह पे रखा था, तो दोनों का मास अगर सेम है तो उसने दोनों को एक ही जगह पे रखा था, लेकिन प्रॉपर्टी उनका डिफरेंट था, तो लोगों का जो सवाल था उसका आंसर उसके पास नहीं था। तो ये जो प्रॉब्लम था कि ये जो निकल का, कोबाल्ट और निकल का जो प्लेस को लेके जो प्रॉब्लम मेंडलीव के टेबल में पाया जा रहा था, आज के टेबल में वो किस तरह सॉल्व हुआ। तो आज का टेबल आपको पता है कि एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, एटॉमिक नंबर के ऊपर है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है और निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, क्या दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो आप एक बात अच्छे से समझ लिए कि कोई भी डिफरेंट एलिमेंट अगर है तो उनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तो कोबाल्ट को अगर लेंगे और निकल को अगर आप लेंगे, तो कोबाल्ट का देखिए, अगर आप कोबाल्ट का देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 17 है, और निकल का एटॉमिक नंबर क्या है 27 है, और निकल का कितना 28 है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 27 है तो इसको पहला पोजीशन मिलेगा, और इसका अगर एटॉमिक नंबर 28 है तो इसको सेकंड पोजीशन मिलेगा, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे जो अरेंज हुए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज हुए। तो यहाँ पे इन दोनों को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम जो मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में दिखाई दे रही थी वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। फिर दूसरा अगर देखते हैं कि हाउ डिड द पोजीशन ऑफ क्लोरीन आइसोटोप्स। देखिए क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक का मास जो है 35 है और एक का मास जो है 37 है, हमने देखा था इसको, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। तो अगर दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है और मास अलग अलग है, तो आज के टेबल में डिफरेंट मास के हिसाब से अरेंज किए ही नहीं गए ना स्टूडेंट्स। आज के टेबल में एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो दोनों को एक ही बॉक्स में रखा जा रहा है। तो आज के टेबल में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन को जो यहाँ पे है, तो दोनों क्लोरीन का जो आइसोटोप्स है वो एक ही बॉक्स के अंदर आएगा।
क्योंकि मास के हिसाब से ये अरेंज हुआ ही नहीं है। यहाँ पे किसी का मास ज़्यादा है, किसी का मास कम है, तो वो पहले और दूसरे पे आ सकता है। ज़्यादा मास वाला पहले और कम मास वाला बाद में आ सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब में कभी भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला पहले पे नहीं आएगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड है। तो क्लोरीन का जो 2 आइसोटोप्स था, जिसमें एक 35 और एक 37 जो था, उसको दोनों को एक ही पोजीशन मिलेगा, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टेबल में, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, जो दोनों का 17 है। तो दोनों का अगर 17 है तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसको एक ही बॉक्स मिलेगा आज के टेबल में। तो ये प्रॉब्लम जो मेंडेलीव के टेबल में पाया जा रहा था वो आज के टेबल में वो चला गया। और अब थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा कि कैन देयर बी एन एलिमेंट विद एटॉमिक मास 53 और 54 इन बिटवीन द टू एलिमेंट्स क्रोमियम 52 मास और मैंगनीज 55। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्रोमियम जो है उसका एटॉमिक मास है 52 और मैंगनीज जो है उसका एटॉमिक मास है 55, और ये 52 एटॉमिक मास है, ये 55 एटॉमिक मास है। तो 52 के बाद 53 एटॉमिक मास भी आ सकता है, 54 भी एटॉमिक मास आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में ऐसे 2 एलिमेंट और आ सकते हैं क्या। एक बार और बता दो स्टूडेंट्स, थोड़ा लिंक टूट गया मेरा। तो देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 है और मैंगनीज का एटॉमिक मास 55 है। तो 52 और 55 के बीच में 53 एटॉमिक मास और 54 एटॉमिक मास क्या किसी और एलिमेंट के हो सकते हैं क्या। तो अगर ये सवाल मेंडेलीव के टाइम पूछा जाता तो मेंडेलीव ने तो सबको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, और 2 एलिमेंट के बीच में एक यूनिफॉर्म मास का डिफरेंस नहीं होता था। तो मेंडेलीव बिल्कुल नहीं बता सकते थे कि इन दोनों के बीच में 2 एलिमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे भी बोल सकते हैं, वो 53 वजन वाला भी हो सकता है, 54 वजन वाला भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, जैसा कोबाल्ट को और निकल को देखा गया था। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा कि अगर आज एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया तो आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट आएगा क्या। तो अगर आप आज के हिसाब से देखते हो तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है और मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है। तो 24 एटॉमिक नंबर के बाद 25 ही आता है, और आपको पता है कि 24.1 24.2 ऐसा एटॉमिक नंबर बिल्कुल नहीं होता, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स अगर या तो 1 रहेंगे या तो 2 रहेंगे या तो 3 रहेंगे, 3.2 आधे इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं होते स्टूडेंट्स, ऐसे टुकड़े नहीं होते। तो अगर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर अगर 25 है तो इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। तो ये आप आज 100% बोल सकते हो एटॉमिक नंबर के डिस्कवरी होने की वजह से। लेकिन एटॉमिक मास की जब बात चल रही थी तो यहाँ पे मेंडेलीव नहीं बता सकते थे कि इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि बिल्कुल भी इन दोनों के बीच में कोई भी एक नया एलिमेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, और आज का जो टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 है। तो 25 - 24 करेंगे तो 1 आएगा। अगर एक और होता था 26 का, अगर बोला जाता था फेरस, इसके बाद मैंगनीज के बाद फेरस आता है। तो ये छोड़ के अगर इन दोनों के बारे में अगर आज के ज़माने में बोला जाए तो हाँ बोल सकते हैं कि अगर फेरस का 26 है आयन का और क्रोमियम का 24 है तो एक एलिमेंट आपको मिलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं फोर्थ वाला कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 17 हेलोजन के हिसाब से। ये जो 17 है ये आज के टेबल के हिसाब से, आज का जो कॉलम है टोटल 18 है, तो ये 17 वैसा है। और मेंडेलीव के टाइम ये 17 नहीं था, ग्रुप 7 था स्टूडेंट्स, और ग्रुप 1 तो वही है अल्कली जो मेंडेलीव के टाइम में भी था। तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द ग्रुप 17 ऑफ हेलोजन्स, मतलब आज के टेबल में उसको 17 के साथ रखना चाहिए जो हेलोजन का फैमिली जहाँ पे रखा गया है, या ग्रुप 1 में रखना चाहिए जहाँ पे अल्कली मेटल रखा गया है इन द मॉडर्न पीरियड टेबल आज के टेबल में। तो देखिए, आज के टेबल में अगर हाइड्रोजन को लेके बात करें हम, तो हाइड्रोजन जो अल्कली मेटल के साथ भी प्रॉपर्टी मैच करता था और हेलोजन के साथ भी मैच करता था, तो आज उसको जो प्लेस है वो एक डिफरेंट प्लेस है, उसको एक नया प्लेस है। उसको ना आप अल्कली के साथ रख सकते हो, ना ही आप 17 ग्रुप में हेलोजन के साथ रख सकते हो। तो इसको कोई भी प्लेस नहीं मिलेगा, आज भी उसका प्लेस एकदम डिफरेंट है। तो चलिए, पार्ट 6 में हमने इतना देखा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में आगे का देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ बहुत बार देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और साइंस आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।